बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान और मेरे साथ मुदस्सिर इकबाल आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, ज़ाहिर मुल्की सियासत में एक नया दौर है, यानी कि पुराने पाकिस्तान में एक नया दौर है, यानी कि मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा और पार्लियामान में PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी हैं और अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से शहबाज शरीफ हैं जो कि मैदान में हैं। और ज़ाहिर आज असम्बली अपने कायदे ऐवान को चुन लेगी। दोनों जानिब से पार्लियामान जमातों की बैठक भी हो रही है। इमरान खान भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और इमरान खान साथ ही साथ इस बात का इम्कान भी है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो हैं वो इजलास सदारत करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था लेकिन असम्बली सेक्रेटेरिएट का इस्तीफ़ा नहीं भिजवाया था। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना क़द से मुतालिक दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी गई हैं, जबकि मुद्दई मौलवी इकबाल हैदर पर 1 लाख जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के लिए खेले बगैर ही मैदान छोड़ गई है। नाकामी के खौफ से तहरीक की अदम एतमाद वापस ले ली गई। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब कब होगा? लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को मामला खुद हल करने के लिए 2 बजे तक के लिए मोहलत भी दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म ने आइंदा की हिकमत अमली भी बता दी है कि अब फैसला सड़कों पर होगा। जी हाँ, और कल फैसला हमने कुछ देखा भी था मुदस्सिर। कल कराची क्या, लाहौर क्या, पेशावर क्या, पिंडी क्या, हर शहर में हमने देखा कि लोग सड़कों पर थे। तो ये जो सूरत हाल है आज ऐवान की वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन मुदस्सिर जो कल हमने अपनी आंखों से देखा, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी ऐनक लगाई हुई थी, यही ऐनक लगी हुई थी जो आज लगी हुई है या कल कोई और ऐनक लगाई हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ऐनक से उस मजमे को देखा जो कल सड़कों पर था। तो खैर अभी हम पार्लिमानी इजलास की और पार्लिमानी जो बैठक है उस पर सबसे पहले बात करेंगे। अकील अहमद हमारे साथ हैं, अकील से जानते हैं। जी अकील, बताइएगा। ठीक है सर, मैं आपको जी अकील, पार्लिमानी पार्टियों की बैठक आज लगी हुई है और जाहिर है ये तमाम तर बैठक ये इसलिए लगी हुई कि आइंदा की हिकमत अमली किस तरह से होगी, खासतौर पर कायदे ऐवान जिसका चुनाव आज होना है तो वो 2 बजे तक होगा। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो भी पहुंच गए हैं पार्लियामेंट, और पिछले दिनों में जितने भी इजलास थे तो इमरान खान का इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद वो आएँ, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन आज जब 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है तो इमरान खान आज पार्लियामेंट पहुंचे। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। देखिए, PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो अब से कुछ देर कबल पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका है। इमरान खान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जो जबकि साबिक वफाकी वज़रा और PTI के तकरीबन 105 अरकान जो है उस पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक हैं। शेख रशीद भी इस पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक हैं। जो इजलास है इसमें आज कौमी असम्बली का इजलास 2 बजे बुलाया गया है। इस हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है और इस हवाले से देखा जा रहा है कि PTI जो है वो आज के इजलास में अपनी जो है नशिस्तों से इस्तीफे दे या ना दे। PTI की जो बेशतर अरकान है वो इस्तीफे जो है वो ना देने के हक में है, जबकि शेख रशीद ने अपनी मीडिया टॉक से भी कहा कि मैं दोबारा जो है वो इमरान खान को कहूँगा कि इस्तीफे दे दे और सड़कों पर आए। और इस वक्त जो है वो PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। जराये का ये बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से अरकान को ये कहा गया है कि जो है वो आज कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो अपोजिशन की जो है बरदूत जो है उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी करेंगे और इजलास इतनी आसानी से नहीं चलने दिया जाएगा। जराये का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ के अरकान को आज दोबारा ये कहा कि वो इतनी आसानी से शहबाज शरीफ को अचकन नहीं पहनने देंगे और उनसे जो हो सका करेंगे, सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे और पार्लियामान के अंदर भी जो है वो मुकाबला करेंगे। 2 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास है और तवक्को की जा रही है कि आज इमरान खान जो है कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और जो है वो इस हवाले से उनका जो है वो खिताब भी मुतवक्किल है। तो इस हवाले से जो है हिकमत अमली तय की जा रही है कौमी असम्बली का इजलास किस तरह चलाना है। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है वो पार्लिमानी पार्टी इजलास में कासिम सूरी से भी जो है मुलाकात हुई और जो है कौमी असम्बली का इजलास आज किस तरह चलाना है उस हवाले से भी मुशावरत हुई। तो ये इजलास जारी है और इस हवाले से जो है वो आपसे कुछ देर बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अकील अहमद, हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। असम्बली तय की जा रही है आज कैसे वहाँ पर एहतजाज करना है। जो असम्बली का इजलास है वो इतनी आसानी से चलने नहीं देना। 2 बजे होगा। चुनाव के कौन होगा शहबाज शरीफ के हवाले से भी और शाह महमूद कुरैशी, साथ ही साथ ज़ाहिर हम थोड़े कानूनी सूरत हाल पर भी नजर डालेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, बाबर डोगर हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं बोल न्यूज़ के। हम दोनों को वेलकम करते हैं। बिल्कुल, बड़ा एक अहम मामला है और आज तहरीक अदम एतमाद के बाद जो अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी आज वज़ारत उज़्मा
पे बराजमान होने के चांसेस कवी हैं, क्योंकि उनके पास नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं, और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके पास नंबर गेम खासी कम हो गई है, जो किसी वक्त 2018 में ज़्यादा थी। लेकिन साथ ही साथ एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त भी पार्टी पोजीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है जो आज अपोजिशन में बैठेगी। लेकिन बहरहाल इत्तेहादियों के साथ मिलकर अब हुकूमत बनाएगी पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर डोगर साहब भी हैं। अजहर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ सर, ये आज भी एहतजाज और ऐसे मामलात होने वाले हैं। अब तो कुछ नहीं है कि सिर्फ एहतजाज है जो हक है, जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो पार्लियामान के अंदर किया जाए, बाहर किया जाए। तो जितने ऑप्शन, जितने सरप्राइज, जितने मामलात हैं, वो कहा जाए कि अब वो ख़त्म हो चुके हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वजारत उज़्मा होगी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी तौर पर जब तक जी ठीक है अजहर साहब, राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा राब्ता करते हैं। फैसल अजीज़ खान साहब भी हमारे। फैसल साहब, ज़ाहिर है ये आज ये चुनना है और ज़ाहिर शहबाज शरीफ के पास ज़ाहिर ज़्यादा नंबर्स हैं और लग रहा है कि भाई ज़ाहिर वही मुंतखब होंगे। लेकिन अब ये जो हिकमत अमली अब बनाई जा रही है, ख़ासकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जो अपोजिशन का किरदार अब अदा करने जा रही है और जो हिकमत अमली है कि जी हम चलने नहीं देंगे ऐवान इतनी आसानी से, और ज़ाहिर नारेबाजी भी होगी और ना सिर्फ अंदर होगी बल्कि बाहर भी होगी, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? या मैं ये कहूँ कि आप अगले चंद दिनों का सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने इतवार के दिन जब कौम को कहा कि ईशा की नमाज के बाद निकले, तो शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह लोग न निकले हों पूरे पाकिस्तान में, एक एक छोटे बड़े शहर में इस तादाद में ना निकले हों। और वो लोग बग़ैर पैसे लेके निकले, बग़ैर मैनेज हुए, बग़ैर ट्रांसपोर्ट के निकले, नारे लगे, नए नए नारे तख्लीक हुए और इमरान खान के लिए निकले। अच्छा, इमरान खान ने अपनी सूरत हाल तो वाज़ा कर दी है कि ये इस तरह से अब सड़कों पर आएंगे जिस तरह से लोग निकले हैं, और वाकई लोग जज्बाती होकर निकले। अब पार्लियामेंट के अंदर का जो पॉलिसी थी पीटीआई की कि कुछ अरकान का कहना है कि इस्तीफे दो, कुछ का कहना है नहीं दो, अंदर लड़ाई होनी चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। तो ये फैसला हुआ नहीं है और इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे। अक्सरियत ये चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर मुकाबला किया जाए। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी बड़ा वजनी है कि अगर आप इस्तीफे देना शुरू करते हैं और तमाम पार्लियामेंट से, छोटी असम्बलियों से भी और यहाँ से भी, कौमी असम्बली से भी देते हैं, तो तकरीबन 350 इस्तीफे बनते हैं। ये 350 इस्तीफों का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट इलेक्शन है, ये चल ही नहीं पाएंगे, तो इमरान खान के पास ही ये गेम, अभी भी इमरान खान के हाथ में ये गेम। लोग जिस तरह कल निकले हैं, लोगों, अभी तो इमरान खान खुद सड़क पर नहीं आए, तो कल इतने लोग निकले, जब वो निकलना शुरू होंगे, यानी कि बुध को वो पेशावर से शुरू कर रहे हैं, तो लोग जब निकलेंगे तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ये अपोजिशन में जो आज हुकूमत में आ रही है उसके पास वैसी प्रेशर है, जो नैरेटिव वो ले रहे हैं, जो नारे लग रहे हैं, वो नारे हमने पहले नहीं सुने, वो नारे नए तख्लीक हुए हैं और उन नारों में इतना ज्यादा इंपैक्ट है और वो बच्चियां बच्चे हैं जो नारे लगा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अभी भी गेम इमरान खान के हाथ में। पार्लियामेंट के अंदर आज क्या होता है, अगर पीटीआई इजलास नहीं चलने देती है और वही नैरेटिव बिल्ड करती है, बहुत मुश्किल होगा इत्तेहादियों के लिए। और फिर आपको पीपल्स पार्टी का एक नया तुर्क का पत्ता आया है, उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया शहबाज शरीफ को, हम कैबिनेट में नहीं आ रहे, हम खाली इलेक्शन के रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर साथ है, हम कैबिनेट के अंदर नहीं आएंगे। तो पीपल्स पार्टी अगर इस तरह से, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारे इश्यूज खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज एक बड़ा दिन है, जमहूरी पार्लिमानी सेटअप के लिए वजीर आजम बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। सिर्फ दो वोट, लेकिन बहरहाल वो वजीर आजम बन जाएंगे। अब देखते हैं कि पीटीआई जो बाहर कल उन्होंने रंग दिखाया है, वो आज पार्लियामेंट में रंग क्या दिखाते हैं। और ये कोई इतना आसान भी नहीं होगा, ज़ाहिर बड़े चैलेंजेस हैं खुद मियां शहबाज शरीफ के लिए, वो चैलेंजेस जो वो खुद भी करना चाहते हैं और वो चैलेंजेस जो आवाम के लिए हैं उनके, वो क्या इकदाम करते हैं, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, आप सवाल कर रहे थे। जी अजहर साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, कुछ है जो कह रहे हैं कि या एहतजाज तो फिर सब कर रहे हैं, बाहर भी एहतजाज हो रहा है, वो अंदर भी एहतजाज कर लें। ईवान के अंदर तो पहला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना कि अक्सरियती जमात है और डायरेक्शन पार्टी लीडर की तरफ से जारी हो चुकी हैं कि
प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट शाह महमूद कुरैशी को डालना है। आप अगर वो वोट नहीं डालते, यानी मुनर्रफ अरकान वो गालबन 20 या 21 के करीब है, तो वहां अगर 20 या 21 वहां नहीं पेश होते हैं, वैसे उनको शोकाज नोटिस जारी हो चुके हुए हैं और बाकायदा डिक्लेरेशन का आगे जारी करना है कि मुनहरफ के तौर पर, तो वो अगर वोट नहीं डालते तो ये तो मुनहरफ अरकान बड़े वादे तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ, डिफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। फर्ज करें आ जाते हैं ये सारे, वो आकर वो वोट देते हैं, या इत्तेहादी भी, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका 7 वोटों का फर्क है ना, वो अगर 7 वोट अगर ये पीटीआई के पूरे आ जाते हैं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नजर तो आप हर एक को है, ये टूटे हुए हैं, तो मार्का पहले तो अंदर है जी। और वो मार्का पूरा होगा, वो मार्के पूरे के अंदर जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिले अगर शहबाज शरीफ इतने ही क्लियर थे तो रात उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलने की क्या जरूरत थी? जी जी आजाद साहब बोलिए। पाकिस्तान को क्या जरूरत, एमक्यूएम से मिलने की क्या जरूरत थी? बाप पार्टी से, इन सब से वो मिले हैं। तो ये सिर्फ 7 वोटों का एक फर्क है। अगर पीटीआई के मुनर्रफ अरकान उस खौफ से, उस डर से लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए उनकी, और डिस्क्वालिफिकेशन के जो कॉन्सिक्वेंस है, अभी तो कोर्ट के सामने मामला है, वो फॉर लाइफ भी हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक तो ये चांसेस हैं। दूसरा, मिसाल के तौर पर, अब चूंकि स्पीकर उनका है नहीं, तो होता स्पीकर ने अगर इस्तीफा होता, अगर स्पीकर उनका बैठा होता, फिर वो इजलास आगे कितना कर सकते। ठीक है आजाद साहब। आजाद साहब, आपका पॉइंट आया सर, बहुत डिस्टॉर्शन है, ज़रा इस डिस्टॉर्शन को भी क्लियर करते हैं ताकि आपकी आवाज़, आपकी जो माहिराना राय वो हम तक सही तरह से पहुँचे। ज़रा पंजाब की भी सूरत हाल जानेंगे डोगर साहब से। डोगर साहब, ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल है जो मरकज़ में आज आज़म का इंतखाब होने जा रहा है, वोटिंग होगी आज, दिन 2 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है, ये एक सूरत हाल है। पंजाब में क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है वहाँ भी वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? नंबर गेम तो खैर इनके हाथ में ही है अपोजिशन के। समैया, नंबर गेम बड़ी वाज़े तौर पर हमदा शहबाज के पास है। 200 के करीब लोगों की उनको सपोर्ट है, जिसमें से 20-22 लोग ऐसे हैं जो कि नाराज़ अरकान है पीटीआई के। पंजाब की मरकज़ से सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पर कोई अलाई पार्टी जो है वो नून लीग के साथ नहीं है, अपोजिशन के साथ नहीं है, सिर्फ एक प्योर पार्टी है जिसकी 7 सीटें हैं, और उसकी 7 सीटों से हुकूमत नहीं बनती जब तक नाराज़ पीटीआई के नाराज़ अरकान को साथ ना मिलाया जाए। अब अलीम खान और जहांगीर, 3 ग्रुप जो हैं, ये दोनों नून लीग के साथ मिल चुके हैं। कोई 20-22 MPs जो हैं वो इनके साथ हैं। 200 के करीब का फिगर है। चौधरी प्रेरलाई जो है उनके पास मतलूबा अरकान नहीं है, इसी वजह से वो असम्बली का सेशन नहीं बुला रहे। इस पर अब अपोजिशन जो है वो कोर्ट में चली गई है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मजारी, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं। दोनों ने एक ही पटिशन डाली है कि जनाब चौधरी प्रेरलाई जो है CM के इलेक्शन में रखने डाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर को अख्तियारात नहीं दे रहे, असम्बली का सेशन नहीं होने दे रहे, असम्बली को ताले लगवा दिए हैं, वहाँ पर खादार तारे लगवा दी गई हैं। तो यही सारी पटिशन है। आज हाई कोर्ट ने कोशिश की कि मामला आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो जाए। उन्होंने जो पिटिशनर थे और उसके साथ साथ जो हुकूमती एडवोकेट जनरल हैं उनको कहा कि जी मिल के बैठ जाएं और आपस में बैठ कर कोई एक डेट सेटल कर लें कि ना इस डेट को CM का लीडर ऑफ द हाउस जो है उसका इलेक्शन करवा देंगे। अभी तक वो डेट नहीं सेटल हो सकी। हुकूमत जो है वो अड़ी हुई है कि जनाब हमने 16 तारीख दी है, 16 अप्रैल दी है, उससे पहले हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अपोजिशन ये कह रही कि फिल 4 यानी कि कल या परसों उसका इलेक्शन करवाया जाए। तो वो इसी तरह से दोनों अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। चौधरी प्रेरलाई जो है उनकी कोशिश ये है कि उनको अगर 5-6 दिन मिलते हैं तो वो जो मैक्सिमम बंदे हैं वो उनको तोड़ लें, और 16 तारीख तक उनको उम्मीद है कि वो इतने बंदे तोड़ सकते हैं कि जिससे वो अपनी गवर्नमेंट बना सकें। अगर नहीं बनेगी तो सेशन को और आगे ले जाएंगे। तो अब कोर्ट में ही मसला हल होना है। अल्टीमेटली चीफ जस्टिस 2 बजे तक उसने टाइम दिया है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। अगर 2 बजे तक ये मसला हल नहीं होता तो अल्टीमेटली ये कोर्ट ने ही फैसला करना, और मुझे ये लग रहा है कि ये कोर्ट ही फैसला करेगी कि कब सेशन बुलाया जाए, क्योंकि ये जो पार्लिमानी पार्टियां हैं ये इनके बस का काम नहीं है।
सारी बात है कि हमजा शहबाज तो चाह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद सीएम का इलेक्शन हो जाए। चौधरी प्रेलाई जो है वो ये चाह रहे हैं कि जब तक बंदे नहीं उनके वापस आते उस वक्त तक वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। एक और पटिशन भी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक पटिशन दायर की है कि जनाब ये जो एक होटल में इनको महबूस रखा गया हुआ है उसको भी देखें। ये जो बंदे हैं हमारे हवाले करें। इन लोगों को नाजायज़ हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है, ये भी साथ चीज़ चल रहा है। तो देखिए मुदस्सिर 2 बजे के बाद ही फैसला होना है और 2 बजे के बाद चीफ जस्टिस जो हैं वो फिर ख़ुद सारी पार्टियों को बुलाएंगे और अल्टीमेटली सारी चीज़ों पे वही फैसला करेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जहाँ तक नाराज़ अरकान की बात है, उनके वोट की बात है, उस पर उन्होंने किसी हद तक क्लैरिटी दे दी है कि जी वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो वोट डाल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर वो फेस करने को तैयार हैं तो फिर उनको कौन रोक सकता है। तो इसका मतलब ये है कि नाराज़ अरकान वोट तो डाल सकेंगे, लेकिन अब डेट कोई अनाउंस होगी तो फिर ही वोट देंगे। बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है कि वहाँ लेकिन नंबर गेम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहाँ नंबर ज़्यादा थे। अब जो मुनहरिफ अरकान हैं वो अपनी सीटों की कुर्बानी इस टेन्योर की या फिर जो भी अदालत फ़ैसला करेगी उसके हवाले से वो देते हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी या नहीं, इसलिए शायद डिले भी चीज़ें वो भी सोच रहे हैं कि थोड़ा डिले ही रहे ताकि अदालत से फ़ैसला आ जाए उसके बाद। लेकिन हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि वाकई 1 घंटे में वज़ारत आला उनके पास भी आ जाए। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, एक मामला तो पार्लियामान के अंदर है जो बहरहाल तय होना है, वोट के ज़रिए वज़ारत उज़्मा का इंतखाब है। दूसरा अमल आपने देखा रात को पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, इमरान खान के हक़ में भी और नई आने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बड़ी नारेबाजी हो रही है। तो ये जो माहौल अब क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको क्या लग रहा है कि वो अब किस मोड में आ रही है, इलेक्शंस अर्ली के, या फिर ये मोमेंटम जो बन रहा है इसको इमरान खान साहब किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? देखिए मुदस्सिर, इमरान खान साहब इस वक्त फाइटिंग मोड में आ चुके हैं और वो अपनी पॉलिटिकल वॉर गेम इस वक्त प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क में इलेक्शन का माहौल बना दिया है। उनका जो नैरेटिव है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, उनको सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा गया, उन्होंने जवाब में अब इनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह दिया। उन्होंने जो नैरेटिव बनाया है एंटी अमेरिकनिज्म का, साजिश का, वो एक ऐसा नैरेटिव है कि जिसमें जो सच्चाई है वो हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, लेकिन आम आदमी जो है वो इंटेलेक्चुअल डिबेट में नहीं जाता। आम आदमी के लिए एंटी अमेरिकनिज्म, मर्ग बर अमरीका का नारा ही काफी है कि अमरीका ने साजिश की है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान उस साजिश के मोरे हैं, लिहाजा इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती हुई, इनकी ऐसी की तैसी इनको नहीं छोड़ेंगे। ये है इस वक्त पब्लिक में पल्स, कॉमन पीपल जो आम आदमी सोचता है। ये फिर अपर मिडिल क्लास की डिबेट है कि इमरान खान ने जो खत कहा था उसमें खत नहीं, बात थी नहीं थी, उन्होंने डिमांड दे दिया, फला कर दिया। ये कहानियां सब ऊपर हमारे लोगों के लिए। कल आपने देख लिया पूरे मुल्क में उन्होंने जहां जहां कहा लोग बाहर नहीं निकले, उसका कोई बहुत मुनज़्ज़म प्लान नहीं था इन जलसों का। बिल्कुल सही, जी हाँ, बिल्कुल इस बात को मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चांडियो साहब। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फैसला है, क्या काबीना का हिस्सा बनेंगे आप लोग? जैसे वो तो मुझे नहीं पता, वो तो क़यादत फैसला करेगी। हमारी आसान सी बात है, हम इस हुकूमत से निजात चाहते थे, एक अवाम दुश्मन हुकूमत थी, लेकिन हमारा है कि इंतखाबी इस्लाहात हो जाए और फौरन इंतखाबात में मुल्क चला जाए, और वही मसले का हल है। हम यही चाहते हैं। यानी कि सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनना चाहते हैं आप लोग? जी, क्या बोला आपने? सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनना चाहती है पीपल्स पार्टी? नहीं, इंतखाबी इस्लाहात के बाद इंतखाब होंगे तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, जो अवाम फैसला करेगी वो हम कबूल करेंगे। तो चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ है कि अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएं, ये पूरी जो असम्बली की मुद्दत है इसको मुकम्मल ना भी किया जाए, अगली आने वाली मुंतखब हुकूमत हो? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की अवलियत है इंतखाबी इस्लाहात, उसके बाद फौरन इंतखाबात हो जाए। जरूरी थोड़ी वो 5 साल पूरे करें। अगर इंतखाबी इस्लाहात पहले हो जाते हैं और इंतखाब हो जाए तो अवाम को हक है जिससे हुक्मरानी का हक दे दे, और मसले का हल तो फौरी इंतखाब है, गैर जानिबदाराना और ईमानदाराना इंतखाबात। चांडियो साहब, ये इंतखाबी इस्लाहात हैं क्या? क्या इस्लाहात करना चाहते हैं आप? क्या हैं वो? ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, पूरी तौर पे तो मैं जवाब दे सकूंगा। हर तमाम पार्टियों ने सर, मैं सब सारे सियासतदानों से पूछ रहा हूँ
इस सवाल का जवाब नहीं देते, कहते हैं हाँ इंतखाबी इस्लाहात करने हैं। वो क्या है, आम आदमी को बताएं तो सही। मैं समझता हूँ, जो मेरा ख्याल है जी है इंतखाब के मतलब है कि आज़ादा ना हो। अगर किसी प्रेशर में होगा तो कोई, अभी क्या हुआ पिछले इंतखाब में जिसमें इमरान खान साहब जिसमें जीते थे, क्या हुआ? हमारे चीफ पोलिंग एजेंट थे बिलावल साहब के, उनको पोलिंग स्टेशन पे जाने नहीं दिया। तमाम रिजल्ट उनको 4-4 घंटे, 5-5, 7 घंटे, लाड़काना में 11 घंटे लेट से रिजल्ट दिया गया। ये क्या हुआ? कोई कबायली इलाके में इंतखाब था क्या? सर वो प्रेशर हटाने के लिए कौन सी इंतखाबात पे, सुनिए सर, इंतखाबात पे असर अंदाज होने के लिए, अपने लिए मखसूस नताज हासिल करने के लिए जो तरकीबें अटकलें सोची गई हैं, सर ये तो इलेक्शन के इंतजामात है ना, ये तो उस दिन के वो हैं। इस्लाहात तो ये है कि इमरान खान साहब ने क्या ऐसा किया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि वो ना हो। ये तो इलेक्शन के दिन जो होता है वो अलग चीज है। इस्लाहात जो चाहते हैं वो क्या है? नहीं, ये ठीक है, मंशूर के हिस्से की तौर पे आप बात करें। जी सर, इस्लाहात ये नहीं है कि इमरान खान ने क्या किया है। इस्लाहात अगर ये होते तो मैं कहता है इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क पे, भूख, महंगाई, जो बेरोजगारी की है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऐसे इंतखाब हो, ऐसे जराए तरीक़ेकार इस्तेमाल हो जिसपे लोगों का एतमाद हासिल हो, वो इंतखाबी इस्लाहात है। जो आप पूछ रहे हैं सवाल, वो बात है किस बात पे बेरोजगारी हुई है। आप बाजार में चले जाएं, एक आदमी शहरी से पूछे क्या खान साहब का जमाना कोई आवाम के लिए कोई बेहतर जमाना था, कोई अच्छी हुक्मरानी थी? कोई एक वादा खान साहब बताएं जो उन्होंने पूरा किया। पहले दिन कहा सिर्फ एक वायदा पूरा किया। लोग कल सड़कों पे निकले, वो क्यों निकले थे फिर? कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा एवान वज़ीर में इदारा बना, वो बना। उन्होंने कहा हम सारे गवर्नर हाउस गिरा देंगे। कौन सा गवर्नर हाउस गिरा? उन्होंने कहा प्रोटोकॉल खत्म करेंगे। किसका प्रोटोकॉल उन्होंने खत्म किया है? उन्होंने कहा मैं IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी करूंगा। वो तो खुदकशी तो उन्होंने नहीं की, वो तो उसके पास चले कर्जा लेने के लिए। वो दूसरे को कहते कि ये भीख मांगते। वजीर आज़म हमारे तो भीख मांगने वाले मशहूर हो गए थे। जिस मुल्क में जाते थे कहते भी पैसे दो, पैसे नहीं मिलते तो कहते नाकाम दौरा हुआ। ये आपकी बातें सारी सही है, लेकिन आपका मुद्दा तो यह है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे। आवाम ये पूछ रही है इस्लाहात क्या है? मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूँ। जी सर, जो आपने सवाल पूछा है वो सवाल ये था कि खान साहब ने ऐसा क्या किया है कि आप फजलुर रहमान ने उसको लिखा। ये इंतखाबी इस्लाहात का सवाल नहीं है। आपका सवाल ये होना चाहिए। नहीं, मेरा इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक ही था कि इमरान खान ने इंतखाबाती इस्लाहात के हवाले से क्या ऐसा किया है कि सारी जमातें वो अंडू करना चाहती हैं या उसको एडजस्ट करना चाहती हैं, या उसको कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कुछ फौरी तौर पे उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। उन्होंने तो हुक्मरानी का काला मुंह कर दिया, जमहूरियत पर एतमाद उठा दिया। उन्होंने लोगों को भूख के हवाले कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कई सालों से जिस अंदाज से इंतखाबात होते हैं, अवाम का एतमाद पे होता नहीं। हमेशा इंतखाबात के नताइज पे शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं और फिर एक अवाम दूसरे इंतखाब के लिए तैयार हो जाता है। हम कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मिलकर बैठें और कहें कि ऐसे कौन से इकदाम हैं जो हम उठाएं और अवाम का इंतखाबात पे के नताइज पर एतमाद हासिल। ये है नताइज। आपके ख्याल में चांडिया साहब, आपके ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की बात की गई, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए इस इंतखाबात में? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या है उसमें? कौन इनकार कर रहा है? कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। जो तरीक़ेकार था उस पर था कि वो IMF के जरिए वो करना चाहते थे, वो ड्रामा है, वो बेईमानी है। ऐसे जैसे जबरदस्ती इनको जितवाया गया। जिन्होंने जितवाया वो उनके गले में पड़ गया ना खान साहब, तो उन्होंने भी कहा कि अब जान छूटनी चाहिए। ये तो कोई अच्छी हुक्मरानी। लेकिन चांडिया साहब आप ये भी कह रहे हैं कई सालों से जो इंतखाबात होते रहे हैं वो ठीक नहीं होते रहे, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही, तो वो कौन सी इस्लाहात होंगी कि अब कोई असरअंदाज नहीं होगा किसी इंतखाब पर? आप देखिए, आप नताइज के लेने देने के तरीक़ेकार जो हमने तय किए थे वो होने चाहिए। उनके लिए एक खास प्रोफार्मा था जो इस वक्त किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं था। रिजल्ट को उसी वक्त देने चाहिए एजेंट्स को। और एक तो मैं तो नहीं बता सकता फौरन, बहुत सारी पार्टियां बैठेंगी, उनके कानूनदान बैठेंगे, लेकिन इस्लाहात के बगैर इंतखाब सारी पार्टियां मुत्तफिक पर है। अपने नताइज देंगे तो बीबी, फिर इंतखाबात के बाद फिर शक व शुबहात पैदा होते हैं, फिर हमारी जमहूरियत आगे चल नहीं पाती। सही।
बहुत शुक्रिया मौलाना बख्श। अभी इस्लाहात का मामला है, 2018 के इलेक्शन को RTS कहा गया। उससे पहले जो 2013 के थे, जरदारी साहब ने उसको RO का इलेक्शन कहा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। उससे पहले जब जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई गई, तब भी ये कहा गया कि मैसिव जो है वो धांधली का मामला हुआ है। उससे माजी में अगर हम 90s की बात करते हैं तो हर इलेक्शन के बाद जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, वो उन इलेक्शन पर एतराज़ करते आए। अभी तक 100% नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 1970 के इलेक्शन को किसी हद तक जो है वो कहा गया, लेकिन उसमें भी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल थे। अज़हर सिद्दीक साहब के बाद दोबारा से चलेंगे और मेरा आपके बार यकीन है कि अब उनकी आवाज़ भी क्लियर हम तक पहुँचती रहेगी। अज़हर साहब, ये इंतखाबी इस्लाहात का मामला, नैब का मामला कि नैब के अंदर तरामीम है, इंतखाबी इस्लाहात के मामलात की ये तरामीम है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो क्या इसके लिए कोई आइनी तरमीम की ज़रूरत होती है या सिंगल मेजॉरिटी के साथ ये तमाम तर मामलात हो सकते हैं? देखिए, मैं पहले ज़रा जवाब पंजाब असम्बली का आपको दे दूं कि पंजाब असम्बली में मुनारफ अरकान को उन्होंने शोकास जारी कर दिया, डेक्लेरेशन दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी मुझे पता चली है कि ये 371 का ऐवान है, 186 वोट चाहिए, वो करेंगे। उनके पास 172 वोट है, तो 172 का अगर आप डबल कर लें आप, तो तकरीबन ये बन जाती है 357 के करीब, जो भी कितने भी बनते हैं, वो मुनारफ अरकान को इस्तीफा दिलवा देंगे। इस्तीफा दिलवा के जो अवान में अक्सरियत है ना, उनके वोटों के बराबर रह जाएगी, तो वो शायद इसका इस तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगा कि क्या बात आती है। तो आप दूसरी तरफ आए, जहाँ तक जो है ना इंतखाबी इस्लाहात कर रही है, वो आपका आइन का आर्टिकल 218 बड़ा क्लियर है, इलेक्शन कमीशन के जिम्मे ड्यूटी लगाई हुई है। फिर 222 के अंदर लिखा है कि कौन कौन से कवानीन बनने हैं। इन्होंने जब इमरान खान साहब का बयानिया आया था, उसके बाद इलेक्शन 2017 बनाया। 2017 के अंदर जो जो इंतखाबी इस्लाहात थी वो तो सारी आ चुकी हैं। ये पता नहीं कौन सी इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं। इन्होंने पूरा माइंड लगाया, इन्होंने तमाम सियासी जमातें आपस में आकर बैठी, वो सिर्फ एक नरेटिव बिल्ड करने की बात है। जो असल जो मसला है ना, वो अभी चांडी साहब तो मान नहीं रही है, वो है ओवरसीज का वोट हक डालने का। और वहाँ उसमें जो एक बात है 63(1)(c) के कॉन्टेक्स्ट में दोहरी शरीयत वाला जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो खत्म करनी है 2/3 अक्सरियत से, यानी वो बाकायदा इलेक्शन भी लड़ सके। अभी वो जो हमारा दोहरी शरीयत वाला वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एक वोट का हक भी नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जो वोट का हक है वो एक अलग इशू है, उसमें कवानीन हो चुके हैं। वो बायोमेट्रिक से EVM मशीनों से करवाने के अलावा से हर्डल क्रिएट की हुई है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई पॉजिटिव स्टेप लिया नहीं है कि उस पर इम्प्लीमेंट ले सके। अब बात सिर्फ सिंपल सी है कि अगर वो इस्लाहात करनी जाते हैं तो इस्लाहात तो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर हो सकती है। इन्होंने कोई बनाई भी हुई है, ड्राफ्ट भी की हुई है। फौरी तौर पर अगर उनका निफाज करना है तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकती है, लेकिन एजेंडा ये नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत करने आए हैं, इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, बाकायदा आगे फंड बांटनी है इन्होंने। फिर उन्होंने चेयरमैन नैब के हवाले से तकर्र करना है। फिर जैसे इलेक्शन में EVM वगैरह के मामला वो सारे इन्होंने ख़त्म करने हैं। इलेक्शन नैब के एक्ट को डाइल्यूट करना है। फिर 2 मेंबरान जो हैं इलेक्शन के वो तैनातियाँ होनी है। फिर वो हमारे जो सही। अच्छा अजहर साहब हम इस पे बात करते हैं। फ़र्रुख हबीब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़र्रुख हबीब साहब आपके वक्त का। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया और आज नए वज़ीर आज़म का इंतखाब है। सर, इस वक्त जो है वो बड़ा एक मामला अहम है कि एक तरफ तो लोग सड़कों पर बाहर हैं, दूसरी तरफ आप पार्लियामान में हैं। क्या फैसले हो रहे हैं? बात इस्तीफ़ों तक आई, क्या इस्तीफ़े दे रहे हैं या पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे जब तक ये पार्लियामान चलेगी? देखें, कल पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, करोड़ों लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं। और इमरान खान साहब हमेशा एक बात कहते थे कि अकेला शख्स जो है वो करप्ट निज़ाम और बैरूनी साजिशों के खिलाफ नहीं लड़ता, बल्कि पूरा माशरा उसके खिलाफ लड़ता है। तो पूरी कौम को वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से तैयार कर दिया। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले। कल अवामी अदालत का सुओ मोटो था जो रात देर तक चलता रहा, उसने अपना फैसला सुना दिया है कि अवाम किस तरफ खड़ी है। अवाम जो बैरूनी साजिश के जरिए शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जो उनकी कठपुतलियां मीर जाफर सादिक हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। और अभी हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है, इसमें इस्तीफे देने या ना देने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जैसे फैसला होता है वो हम शेयर करेंगे, लेकिन
आज फिर आप ये देखें कि मकसूद चपड़ासी के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज कई सालों से ये नहीं बता रहे, क्या इसके ऊपर भी कोई अदालत वो मोटो लेगी? लेना चाहिए कि एक शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिश रखता है, आज उसकी इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन उसके 14 मुलाजमीन जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की तनख्वाह के मुलाजमीन के अकाउंट्स में 16 अरब रुपया आ जाता है, और वो ये नहीं बताते कि ये पैसा कहाँ से आया। कहते हैं मेरा मकबूल बेटा सलमान शहबाज है, आप उससे पूछें। तो ये मेयार नहीं चल सकता। अब पाकिस्तान की अवाम इनकलाब के लिए ज़हनी तौर के ऊपर तैयार खड़े हैं। जो पाकिस्तान की अवाम के फैसले के खिलाफ जाएगा, पब्लिक का रद्द अमल उसके ऊपर फिर भरपूर तरीके से आएगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई कि आपने कहा कि पब्लिक का रद्द-ए-अमल आया, कल सड़कों पर अवामी अदालत लगी, लेकिन ऐवान में आप लोगों की क्या तैयारी है? एहतजाज होगा ऐवान में या नहीं बैठेंगे ऐवान में? ऐवान में तो भरपूर तरीके से जो है वो दमादम मस्त के अंदर होगा। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते ही नहीं। तो आज यानी कि जब ये ऐवान, कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा, तो क्या फिर इरादा है तकरीर करने दी जाएगी? पहला सवाल वो आज चपड़ासी के मुताल्लिक होगा। अच्छा। और उसके साथ इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सवाल होगा। ठीक। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद फिर हम बाबर डोगर की जानिब आएंगे। अमीर, ये कह रहे हैं कि हम तो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत किसी तरह तस्लीम नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये जो आपने अभी बता रही थी सुमैया के नए वज़ीर आज़म के तकरीर के चंद नकात के हवाले से कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, दूसरी जानिब उनके खिलाफ भी केसेस हैं। पाकिस्तान में रिवाज है, हुकूमतें आती हैं, केसेस कहीं पसे पुश चले जाते हैं, रहें ना रहें वो तो फैसला तो अदालतों ने करना है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो तहकीकात करने वाले इदारे, वो तो गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं। ये जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ नून लीग कहा करती थी, अब वो इधर से हो जाएंगी। अब दूसरी जानिब आपको लगता है दरवाज़ा खुल जाएगा और जो असल मामला है इलेक्शन से पहले ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इधर से उधर, इधर से मामला इधर सेटल करना, ये इस वक्त अगली हुकूमत में देख रहे हैं या वाकई अवामी मामलात के हवाले से इस हुकूमत का रिलीफ देख रहे हैं? तो सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर यानी इन वेटिंग, अगर वो ये जो आप लोग बता रहे हैं कि जी इंतकाम है, इमरान खान साहब का अगर आप खिताब या पहला खिताब कौम 1 घंटे की थी और बड़ी खुश। आवाज़ नहीं आ रही है हमें, अमीर अब्बास की डिस्टॉर्शन है काफ़ी आवाज़ में। बाबर डोगर साहब से जी हाँ, डोगर साहब, अब ज़ाहिर ये सूरत हाल है, ज़ाहिर पंजाब की तो आपने हमें सूरत हाल बता दी, वहाँ पे मसला अभी तक है। वैसे ये जू का तू है, आज एक पटिशन भी लगी हुई, आपने बताया इस तरह दोस्त मोहम्मद मज़ारी का सारा मामला है। एक तो ये मामला है, फिर मरकज़ का मामला है। कल हमने भी देखा कि लाहौर में भी बड़ी तादाद में लोग निकले, आप वहाँ मौजूद हैं, आप ज़रा बताएँ कि वो जो लोग निकले, जिसको ये कहा गया कि ये फ़ोटोशॉप है, ये फ़ोटोशॉप करके ज़्यादा लोगों को दिखाया गया, ज़रा आप बताएं अहवाल का, लाहौर शहर का अहवाल क्या था, कितने लोग थे सड़कों पर? सुमैया, इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में जो बड़े जलसे हुए हैं, लाहौर की तारीख के जो बड़े जलसे हुए हैं, उनमें से ज़्यादा जलसे इमरान खान ने किए हैं। मीनार पाकिस्तान को भरने का क्रेडिट इमरान खान को ही जाता है। कल लिबर्टी चौक में खासे लोग थे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वो क्लास थी जो अपर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो प्रोफेशनल क्लास है। ये डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, ये पर्टिकुलर एरियाज की क्लास है। ये वही लोग हैं जो मीनार पाकिस्तान में भी जाते थे, ये वही लोग हैं जो लिबर्टी चौक में भी आए। लेकिन असल इशू ये है कि लाहौर की 13 सीटें हैं। आप लाहौर के हवाले से मजीद बात करते हैं। फैसल साहब, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आगे ज़ाहिर अब तहरीक इंसाफ ने जो लेके चलना है अपोजिशन के तौर पर अपनी सारी हिकमत अमली को, उन्होंने कह दिया, अभी आपने सुना फारूक हबीब ने, कि इनको हम आराम से यहाँ करने देंगे, यहाँ पर ये हमें मंजूरी नहीं है, हम भरपूर एहतजाज करेंगे और ना सिर्फ अंदर करेंगे ऐवान, बल्कि बाहर भी करेंगे, जो कि कल हुआ उन्होंने कहा। देखिए, ये फैसला पीटीआई का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये पीटीआई ने ये तय करना है कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और अगर आज वाले इंतखाब वाले मामले में पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई अपना जमहूरी राइट इख्तियार करती है तो बहुत बेहतर होगा उसके लिए, क्योंकि लोगों ने कल जो रिस्पांस दिया है पूरे पाकिस्तान के, वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, कहीं के भी हों, वो पाकिस्तानी थे। कल एक कॉल पे निकले थे, किसी ने पैसे नहीं लिए, किसी को ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे
लोग नहीं निकलते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है, बिरयानी खिलानी पड़ती है, उसके बाद लोग निकलते हैं। तो ये तो तय है ना, कल लोग खुद निकले। तो वो लोग जो कल बाहर निकले, वो जो हौसला अफजाई इमरान खान की हुई है, आज उनका टेम्पो, उनका माइंडसेट बहुत मुख्तलिफ होगा और वो ये सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर हमें रहना चाहिए और शायद वो कभी ये फैसला भी करें कि इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये फैसला पीटीआई का जब तक नहीं होगा कि हमने पार्लियामेंट में रहना है और जमहूरी मुकाबला करना है और सड़कों पर भी मुकाबला करना है, या हमने इस्तीफे देकर बहरानी कैफियत पैदा करनी है, ये सारा माहौल इमरान खान के अपने हाथ में है। और चूंकि उनकी सारी लीडरशिप ने इमरान खान को ये इख्तियार दे रखा है, तो इमरान खान क्या करते हैं। वैसे आज का जो इजलास है उसमें जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके रोल के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो क्या करते हैं, उनका फिर मुस्तकबिल क्या बनता है, आज इंतखाब के हवाले से क्या होता है, ये तमाम चीज़ें निहायत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये चीज़ अब कहना मेरा ख्याल लाजिम है कि पाकिस्तानी कौम अब इंतखाबात वाले मोड में आ चुकी है। इमरान खान ने वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, पूरे पाकिस्तान में लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, अक्सरियत में खड़े हुए हैं, सारी पार्टियों के साथ खड़े हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है, नून के साथ भी है, लेकिन जिस तरह पीटीआई के साथ हैं शायद उस तरह से वो कॉल देने के बाद भी लीडरशिप इस तरह लोगों को नहीं निकाल सकती। तो एक एडवांटेज इमरान खान को हासिल है। बिल्कुल, ये एक बात। दूसरा, बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे। जी बाबर साहब, आप लाहौर के हवाले से बात कर रहे थे कि 14 सीट्स में से अक्सरियत मैं ये कहना चाह रहा था जी, मैं ये कह रहा था कि 14 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें पीटीआई के पास हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनाब, इसमें जो कल लोग इकट्ठे हुए थे उनका इशू आलू, टमाटर, दाल या आटे की कीमतें नहीं हैं, ये उनके इश्यूज़ नहीं हैं। लाहौर की 70% आबादी जो है जिनके ये इश्यूज़ हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो बार बार अपना एजेंडा कहते हैं कि जनाब हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स की अमेंडमेंट करनी है, हमने ये अमेंडमेंट करनी है, हम ये कर देंगे, अभी तक ये कीमतों के हवाले से बात नहीं कर रहे। मुदस्सिर, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन है इस गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल, अगर ये रिफॉर्म तक महदूद रहे, अगर इन्होंने कीमतें कम ना की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो पुअर क्लास जो है वो भी इमरान खान के साथ जाके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये बुनियादी वो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान महंगाई कर रहा है और ये उनको रिलीफ लेके देंगे। अगर शहबाज शरीफ रिलीफ नहीं लेके देता, असम्बलियां पहले टूट जाती है, तो मुझे बताएं कि किस एजेंडे के साथ ये अवाम से वोट मांगने जाएंगे। इमरान खान के पास तो एक एजेंडा होगा कि इन्होंने मेरी गवर्नमेंट तोड़ दी, बैरूनी एजेंडे के तहत मेरी गवर्नमेंट तोड़ दी। शहबाज शरीफ के पास कहने को क्या होगा? वो हुकूमत छोड़ के आ रहा है, प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के आ रहा है। क्या उसने कीमतें कम की? क्या उसने पेट्रोल की कीमतें कम की? क्या उसने डॉलर की कीमतें कम की? क्या अशिया ज़रूरियात की कीमतें कम की? अगर नहीं की तो फिर किस चीज़ पे ये अवाम से वोट मांगेंगे, किस बुनियाद पे वोट मांगेंगे? तो इनको फिलहाल डिलीवर करना पड़ेगा। अगर ये डिलीवर नहीं करते, अगर ये चीज़ों की कीमतें कम नहीं करते, तो मुदस्सिर ये पिट जाएंगे, बुरी तरह से पिट जाएंगे। रिफॉर्म्स लोगों का एजेंडा नहीं है, लोग रिफॉर्म्स में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इंटरेस्टेड हैं कीमतों पे, लोग इंटरेस्टेड हैं बेरोजगारी में। अगर ये दो मसले हल नहीं किए तो फिर ये गवर्नमेंट मसले में है। फिर ये इनको इस तरह से ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आएंगे और महंगाई इनके अपने गले में पड़ जाएगी, इमरान के गले से उतरेगी और इनके गले में पड़ जाएगी ये। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये समझते हैं कि ये रिफॉर्म्स कर लेंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे और लोग इनको वोट डाल देंगे, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, ये असल में मामला जो कीमतों कम करने वाला है, ये इतना शायद आसान अब रहा नहीं है, क्योंकि चीनी की कीमत में पहली बार इस हुकूमत के दौर में एक मैकेनिज्म बना है जिसके तहत वो अब चीज़ें चलेंगी। डॉलर प्राइस कहाँ पर है और तेल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में आज भी 102 से 105 के दरमियान में ट्रेड कर रही है। कैसे उसको वो 60-70 पे लेकर आएंगे पूरा कम, क्योंकि खुद ओगरा कह रहा है कि कीमतों में बढ़ाना होगा 50 रुपए। तो ये बहरहाल बड़े चैलेंजेस हैं, वो कैसे होगा, किधर से होगा, कहाँ से कोई इमदाद आ सकती है शहबाज शरीफ साहब के लिए बैरून मुल्क से, वो अब देखना है कि वो किस तरह से होगा। लेकिन ये बार बार जो इस वक्त मुंतखब हुकूमतों का इकट्ठा होना है, ये बहरहाल सवाल आम है। अमीर अब्बास साहब, मैं चाहूँगा अगर आपसे रब्ता हुआ है, ये तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना और फिर साथ मिल और वजारतों और तब्दीलियों में, ये आप किसे देख सकते हैं?
ठीक है, लाइन ड्रॉप हुई है हमारे पास अमीर अब्बास की, लेकिन जाहिर है अज़हर सिद्दीक साहब अभी ये सारी बातें जो की जा रही हैं अपोजिशन की तरफ से वो सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात तक ही लग रहा है कि महदूद हो गया है सारा मामला। वो कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात है हमारा असल मकसद, पहले हम वो करेंगे उसके बाद फिर नए इलेक्शन। ये पीपल्स पार्टी का तकरीबन मौक़िफ़ यही है कि नए इलेक्शन और नए इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। ये मामला कितना सादा लग रहा है आपको या कितना आसान है कि बस ये कर देंगे और इसके अलावा इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी है? देखिए, अब इसी काम के लिए तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली के अंदर मौजूद होना। जब कानून साजी होनी है, सादा अक्सरियत से पास होनी है, और सादा अक्सरियत पे अगर बंदे आप जोड़ तोड़ कर लेते हैं तो वो कानून साजी पास हो नहीं सकती है। इसी तरह आगे चलते हैं, मिसाल के तौर पर सदर को निकालने की बात होती है, सदर की इम्पीचमेंट होती है आर्टिकल 47 के तहत, और मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी के ऊपर होनी है, और 2/3 अक्सरियत से होनी है। अब 2/3 अक्सरियत इनके पास कहाँ से है? लॉलीपॉप दिया हुआ था फजल रहमान को, आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे, वो अब सदर पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं, वो भी इनके पास चीज़ मौजूद नहीं है। अब आते हैं बाकी चीज़ों को। इस असेंबली के अंदर जो एजेंडा मैंने आपको बताया ना, उसी एजेंडे में सिर्फ 2 चीज़ें और रह गई थी। ये चाहेंगे आके जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको अपने पास लेके आए, नीचे लेके आए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर करने की कोशिश करेंगे। अगला स्टेप आएगा कि अगर ये छोड़ भी जाती है अपना इमरान खान वगैरह अपोजिशन की तरफ से, तो केयर टेकर सेटअप इनकी मर्जी का नहीं आ सकेगा। केयर टेकर सेटअप अपनी मर्जी का लेके आएंगे और आकर फिर वो अपने तरीके से रिगिंग करके ये सारे मामला को लाएंगे यहाँ। तो अगर इस स्टेज के ऊपर तमाम सियासी जमातें हम चले इलेक्शन का आपस में बैठ के कंसेंसस कर ले 2 महीने में, 1.5 महीने में, लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको, बाकायदा आपको पता है अपना स्टॉप वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है, शहजाद अकबर का नाम डाल दिया गया, आजम खान का नाम डाल दिया गया, कई नाम आप लोगों ने सुन लिए हुए हैं, वो बाकायदा नाम डाल दिया गया। हुकूमत तो इस वक्त किसी की नहीं दिया, तो ये डालेगी, इसका मतलब है डिफेक्टिव तो इनके पास ये सारा मामला आ गया। इन्होंने 100% इन्होंने सबसे पहला है कि इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के हवाले से कोई ना कोई एक्शन लेने हैं। इनके MNA MPAs या और जीरो मशीनों के खिलाफ बाकायदा फाइलें खुलेंगी और पर्चे दर्ज होंगे, इंक्वायरियाँ होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी, वो बैकफुट पर ले जाने के हवाले से। इसलिए इमरान खान साहब जो है ना, वो कोशिश में है कि असेंबलियाँ फौरन डिजॉल्व हो, पॉपुलर वेव उनके पास है। और आप सब लोगों ने देख लिया, पूरी दुनिया, पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों में यानी पूरी दुनिया के अंदर ये मामला हिला के रख दिया है। तो ये कहा गया कि मकसूद चपड़ासी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, फवाद चौधरी ये बता रहे। तब देखना ये है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी ही उम्मीदवार हैं और कोई उम्मीदवार नहीं है इस वक्त। जी हाँ, लगारी साहब भी हमारे साथ हैं, आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, दोनों को हम वेलकम करते हैं। ज़ाहिर है पहले तरह कानूनी मामला डिस्कस कर लेते हैं। आरिफ साहब, अब ज़ाहिर जब ये फैसला किया गया कि मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, अब ये इजलास होगा, उसके बाद ये मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है मामला इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी? देखें, ये जो फैसला उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि इस टेम्परेचर को देख के किया है कि जो लोगों का रिस्पांस है वो, क्योंकि उन्हें काफ़ी हौसला अफजा आया नज़र अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, तो वो ये समझते हैं कि अगर इस असम्बली को काम करने का मौका दिया जाता है और ये गवर्नमेंट काम करती है, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये वो इंतहाई अहम किस्म की इस्लाहात जो हैं, जिसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट का मसला है, EVM के इस्तेमाल का मसला है, और इसी तरह बाकी इशूज जो बहुत यानी इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें फ़ैसले करेंगे। और प्लस ये है कि वक्त से पहले हर जगह अपॉइंटमेंट्स वगैरह तकरीरियाँ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के लोगों की कर लेंगे, तो उसके बाद उनका इलेक्शन में जाना जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल वो ये इस चीज़ को देखते हुए कि लोगों का एक जमे रफ़ीर है अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क, जो इस यानी सूरत हाल पे पाकिस्तान के यानी मामले में इमरान खान के साथ है, तो वो उन्होंने ये फैसला कानूनी तौर पर, तो देखिए अगर वो आज रिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद 2 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना है, वो तो यानी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए आयद होगी कि वो यानी वो तो कह चुके हैं कि नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो अभी हुई नहीं है और ये इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बगैर होंगे, तो फिर यानी इतने बड़े इलेक्शन को मैनेज करना पूरे मुल्क में, यानी उस पर अखराजात आने और फिर उस सारे अरसे में नई हल्का बंदियों का ना होना, ये सारी ऐसी सूरत हाल है कि जितना बड़ा क्राइसिस वो समझते हैं पैदा हो सकता है कि जिसके बाद सिवाय इलेक्शन के और कोई रास्ता ना रहे और ये हुकूमत जो है इसे जल्द अज जल्द इंतखाबात कराना पड़े। बिल्कुल बड़ा अहम मामला है, लेकिन देखना ये है कि ये तमाम के तमाम इलेक्शन जो हैं
वो इन सीटों पर होंगे या फिर आम इंतखाबात की जानिब जाएंगे। लगारी साहब, ये फैसला बड़ा और अहम फैसला है। PTI कल तक तो कुछ और था, आज मामलात कुछ और है। देखें, असल बात यह है कि एक अरसे से जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है, पाकिस्तान बहरान की तरफ बढ़ रहा है और बहरान आए रोज़ शदीद हो रहा है और बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन हालात के पैदा होने के ज़िम्मेदार हैं। ये बातें हम सुन रहे थे कि इमरान खान को असम्बलियों से इस्तीफ़े के लिए कहा जा रहा है। अब ये प्रोसेस होगा, ज़ाहिर है इन ब्लॉक इस्तीफ़े देते हैं, इनफरादी देते हैं, फर्जन देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है स्पीकर के पास जाएंगे और स्पीकर एक मुद्दत मुकर्रर करेगा उनके इस्तीफ़े के बारे में फ़ैसला करने का और फर्जन फैसला होगा। ये मैदानों में चले जाएंगे। और मैंने एक और बात सुनी है ज़राए से कि अगर ये मैदानों में जाते हैं तो जो हुकूमत है और हुकूमत को ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा सदर, साबिक वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर और फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो है आर्टिकल 6 की कार्रवाई फौरी तौर पर इनिशिएट कर दें। ये एक दूसरा मरहला है और दूसरे मरहले में चली जाएगी और अब जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी में नई बहस चली जाएगी कि एक आइन को एब्रोगेट करने का एक आदमी पर और एक पार्टी पर और एक ग्रुप पर जो है वो चल रहा है और दूसरे मैदान में हैं और अपने इस्तीफे दे रहे हैं, तो क्राइसिस और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान फैसले भी करते हैं, जैसे उस दिन हुआ था कि ताकत का एक अहम मरकज़ जो है वो रात को ही जमा हो गया और उसने बाकायदा एक इजलास, वो बाकायदा कोर्ट लग गई थी, यानी बाकायदा ऐसा हुआ कि एतवार को पैदा हुआ तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई और उसके बाद जब मामला आया कि लगा कि जो है कोर्ट की कार्रवाई पर, कोर्ट की हिदायत पर 9 तारीख को अमल नहीं हो रहा, तो फिर कोर्ट जो है वो रात के वक्त खुलना शुरू हुई। तो अब जो है ये मामला और आगे अगर बढ़ता है और हुकूमत ये तय करती है कि हमने हाई ट्रीजन का ट्रायल करना है और इमरान खान ये करने हैं कि मैंने सड़कों पर लड़ाई करनी है, तो पाकिस्तान एक संगीन बहरान में चला जाएगा और ये मामला जो है वो दाखिली बहरान की तरफ बढ़ जाएगा। खुदा ना करे, मुझे इसकी कोई तवक्को भी नहीं है, इम्कान भी नहीं, लगता भी नहीं है। इसमें हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर रिफ्ट ना पैदा हो। अगर रिफ्ट पैदा होती है तो फिर खाना जंगी होगी और कोई तरीक़ाकार नहीं होगा। खाना जंगी होती है जो, तो फिर मुल्क जो है वो हिलकर नहीं रह जाते, बल्कि मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है। क्यों इतना इस तरह क्यों होगा? मतलब आईनी हक है, कल भी वो कर रहे थे, वो इस्तीफे देना उनका आईनी हक है, वो बाहर आ जाएं, सब कुछ आईनी हक है। अच्छा, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बात करते हैं। कायरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो मुस्ताफी हो रहे हैं असम्बलियों से, क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसला अपना जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद करेंगे। ये अभी थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और अब उनको चाहिए कि आप अपने पॉलिटिक्स के अंदर वो संजीदगी लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इस सूरत हाल से उनको बाहर निकालने की अपने आप को जरूरत है। क्योंकि अगर वो निज़ाम से भागते रहेंगे, इस्तीफे देंगे, तो सारे मेंबरान उनकी जमात और टूट जाएगी। और दूसरा, जिन सीटों से वो इस्तीफे देंगे उन पर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो 1.5 साल का मुद्दत बाकी है, तो हमारे अपोजिशन को भी फैसले करने पड़ेंगे। तो ये सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि इससे खराबी रहेगी। लेकिन वो करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? अच्छा, एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? आप लोग काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? मुझे फैसले का नहीं पता, लेकिन लॉजिकल बात यही है कि फैसले का हिस्सा यकीनन होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट अगर बनेगी तो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी बाहर रहे, वो सब बातों को अपने साथ लेके चलना चाहेंगे और वो यकीनन है इस वक्त, वो भी शेयर करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई फैसला हो। अब असद जो नई मौजूदा हुकूमत आने जा रही है, इस नई हुकूमत की जो तरजीहात में आप क्या समझते हैं कि क्या होंगी, और कमर जमान कायरा साहब के हवाले से क्या होनी चाहिए
फौरी तौर पर अगर 6 माह या 7 माह हुकूमत रहती है, 1.5 साल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है? तो देखिए, फौरी तौर पे एक तो ये है कि हमको 1.5 साल वाली मुद्दत की तरफ अभी नहीं देख रहे जी। हमारा ख्याल होना चाहिए और उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी का भी है, जो सर पे खड़ा है, उसको भी आपको हैंडल करना है। महंगाई का है, बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको भी आपको एड्रेस करना है। तो एक डे टू डे फायर फाइटिंग भी है और यकीनन डे टू डे फायर फाइटिंग के साथ साथ जी जो लॉन्ग टर्म इश्यूज है वो भी है। लेकिन उसके लिए मेजर काम जो है वो बुनियादी तौर पे यही है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाए। सर, इंतखाबी इस्लाहत क्या करने लगे हैं आप लोग? ये तो आपके साथ शेयर करेंगे कि बाकी जमातों के साथ मिलकर इंशाल्लाह जब बनाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा। जी लगारी साहब, सर मेरा ये सवाल है कि ये तो फिर आईनी मामला है, वो सर दें इस्तीफे ना दें, अंदर रहें बाहर रहें, अवाम में आएँ, तो कुछ भी वो किया जा सकता है। तो इसमें खाना जंगी खुदा न खास्ता आप इतना खौफनाक वाली जो बात करें, मुझे तो मैं खौफ आ रहा है, डर लग रहा है। सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने पहले भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे पिछले साल भी, उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि जब PDM ये फैसला करने जा रही थी कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, उस वक्त भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस्तीफे जो है वो माकूलियत का रास्ता नहीं होगा, क्राइसिस का रास्ता होगा। अच्छा, मैंने फिर अर्ज़ करता हूँ कि मेरी तरजीहात में मैं एक फ़र्द हूँ और 22 करोड़ इंसानों में से मैंने पहले भी कहा है कि मैं बिल्कुल आखिरी आदमी हूँ जो बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ। मेरा ये कहना है कि मुझे 3 मेरी कमिटमेंट्स हैं। वो पाकिस्तान है, मेरी सरज़मीन है, मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, और एक आइन है जो पाकिस्तान के डे टू डे अफेयर्स को और पूरे के पूरे इस मुआशरे का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और तीसरी चीज़ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अलावा कोई और सिस्टम आपको डिलीवर नहीं कर सकता है। तो इन 3 चीज़ों के साथ अगर हमने चलना है, अगर हमने पाकिस्तान को एक वफाक और एक मजबूत डिलीवरिंग एक फेडरेशन के तौर पर रखना है, तो हमें वफाक के तमाम तरीके आजमाने होंगे। और सियासत में ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा वाला मसला जो है वो फिर बाज़ दफ़ा ख़ुद उन लोगों को नुकसान पहुँचाता है जो ऐसा खेल खेल रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा वो मुल्क को नुकसान पहुँचाता है। मैं देखें, बहुत सी चीज़ें अगरतला साजिश केस जब बना था तब से लेकर हम कह रहे थे कि हमें रिव्यू करना ही चाहिए हर चीज़ को। शेख मुजीबुर रहमान तो जेल में था, अगरतला साजिश केस बना। अगरतला मशरक़ी पाकिस्तान के बिल्कुल करीब एक शहर है मणिपुर का, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी ये बराबर वाले मुल्क में इंडिया का एक सूबा है, वहाँ पर चले गए जी, यहाँ इन्होंने साजिश की थी। साजिश का आज तक नहीं पता चला, लेकिन जो उन्होंने कोड बनाई थी उसको हेयरिंग के लिए, तो उसके जज साहिबान जो थे वो बाकायदा अपनी जान बचाकर भाग कर वापस वेस्ट पाकिस्तान आए थे, और अगरतला साजिश केस का अब तक नहीं पता चला, लेकिन पाकिस्तान के तोड़ने की बुनियाद रख दी गई थी। देखिए, इन हालात में वफाक का चाहे कोई भी फासला हो, मैं समझता हूँ फासला एक मैटर करता है, लेकिन लोगों के दिल जुड़े हुए नहीं थे, तो फिर लोग नहीं सर, अब 1000 दफ़ा सर जोड़ लें आप एक दूसरे के साथ, अगर दिल जुड़े हुए नहीं होंगे तो फिर आप नहीं रह सकेंगे। इस वफाक की जो तारीख़ी अहमियत है, हमने हमेशा उसको नज़रअंदाज किया है कि ये एक वहदत है, ये एंटिटी है। ये तारीख़ी तौर पर ये वफाक जो है, ये सरज़मीन जो है, वहाँ वाखान से लेकर तुफ्तान तक और जीवनी से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, ये एक वहदत है। और हमें इस वहदत को, उसमें लसानी तनव्वु है, उसके अंदर लोगों के मुख्तलिफ सूबे हैं, उनका अपना तनव्वु है, उनकी अपनी तारीख़ है, लोगों के अपने खित्ते हैं, लोगों की अपनी सरज़मीन है, और उनका तनव्वु जो है उसके अंदर हमने एक बुनियाद तलाश करनी है। बुनियाद है आइन, बुनियाद है पाकिस्तान, और बुनियाद है आपकी डेमोक्रेसी। कोई और बुनियाद तलाश करने की कोशिश जो है, अनार्की को जो अभी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर अनार्की को तलाश करने की कोशिश है तो डिज़ास्टर है। देखिए, मैं दिल सोचे से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, सच्ची मेरे दिल के अंदर जो सोच है उसके मुताबिक कह रहा हूँ। ये मुझे मालूम है कि जी ये हंगामे या ये सड़कों पर आना उनका या इनका वो मसाइल का हल नहीं होता है, शायद नहीं होता है। बाद दफ़ा
मैं ये भी हिमायत भी करता हूँ कि जुलूस होने चाहिए। मुझे इमरान खान के या PTI के इन जलसों पर कोई किसी किस्म का एतराज़ है ना होना चाहिए, लेकिन एक बात सामने रहे कि उससे आइन को ख़तरा ना हो, पाकिस्तान को ख़तरा ना हो और जमहूरियत का ख़तरा ना हो। अब जो चाहें करते हैं। सर लगारी साहब, आइन पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी वो हुकूमत की होगी, हुकूमत इमरान खान की नहीं होगी। जमहूरियत के हवाले से भी सबसे पहली ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, तो हुकूमत इमरान खान की नहीं होगी। तो फिर ये आइन को, जमहूरियत को ख़तरा एक अपोजिशन के जो चंद मेंबरान हैं, और वो भी कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से जाते हुए जो नज़र आ रहा है, आम इंतखाबात तो नहीं उस तरह नज़र आ रहे, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जो है वो उसको अनारकी जैसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे डरा रहे हैं आप, मैं खौफज़दा हो रहा हूँ कि मेरे उस्ताद जो है वो अनारकी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा खौफज़दा होने का एक चूँकि मेरे सामने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मैंने अनारकी को देखा है, मैंने इन चीज़ों को देखा है कि कैसे जब आप चिंगारी होती है, चिंगारी आग कैसे बनती है, मैंने खुद देखा है। आरिफ चौधरी साहब, ये इंतखाबी इस्लाहत का मामला है, बार बार ये बात की जा रही है सारी जमातों की जानिब से कि जी इंतखाबी इस्लाहत हमारा असल मामला है, हम इंतखाबी इस्लाहत करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ ही हमने जाना है। तो आपको लगता है कि इंतखाबी इस्लाहत होना और उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ जाना ये बहुत ही सादा सा मामला है, या फिर ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाएगा? देखिए, आपने अब तक कई लोगों से ये सवाल किया, कायरा साहब से भी किया, इससे पहले और भी किया जा रहा था एक इसी आपके चैनल पे। किसी के पास वजाहत नहीं है। अब कहते हैं जी आपको बताएंगे, अभी बहुत लंबी बात है, बड़ी तवील बात है। बात सीधी सीधी है। पहली बात यह है कि EVM का इस्तेमाल जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए के ज़ुमरे में आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो एक्सपैट्रिएट्स जो हैं आपके गैर दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको जो वोट का राइट दिया है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, उनसे वो राइट ऑफ वोट लेना चाहते हैं, ये बात। और अगली बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो इंतकाम की बात हो रही है, असल में मामला यही है, किसी तरफ से भी बात नरम नहीं पड़ रही। यानी मामला ये जो कह रहे हैं ये भी हिसाब की बात कर रहे हैं, और असल में इंतकाम उसे कहा जाता है, यानी ये उसको इंतकाम नहीं कहते। दोनों तरफ जब पिछले ज़माने में था तो एहतसाब हो रहा था, उसमें इंतकाम इसलिए शामिल नहीं था कि बुनियादी तौर पर वो केसेस उन्होंने रजिस्टर नहीं किए थे, उनके दौर में नहीं बने थे। वो तो जो क्रेडिट अपना ले रहे थे, वो भी कह रहे थे जी हमने ये किया, हुआ कुछ भी ना। चूँकि अदालतों का मामला है और अदालतों में जिस तरह की कार्रवाइयाँ चलती है, ये बहुत अक्लमंद लोग हैं, इन्हें पता है, लॉयर्स की टीम होती है, सारा मामला होता है और केस चलने नहीं देते। यहाँ मैं आपको अर्ज करूँ कि पैसे वाला ताकतवर जो है वो कोई केस अपने खिलाफ चलने नहीं देता साल तक। ऐसा भी हुआ, मैंने केसेस किए जहाँ बेल एप्लीकेशन इंटरम बेल जो है 1.5 साल तक चलती है और अरबों रुपए के गबन होते हैं, अल्टीमेटली आराम से बेल हो जाती है, लोग अपने घरों में चले जाते हैं। तो इसी तरह ये केसेस नहीं चल सके। अब ये जो PTI का फैसला है, लगारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं आपको बड़ा वाज़ेह अर्ज करूं कि ये होता सब कुछ आइन के अंदर ही है। इंतखाबात जो थे वो 70s में जो हुए, 71 के में 70s के इंतखाबात वो जो थे वो भी आइन के अंदर थे। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो भी आइन के अंदर था, और उसके बाद आइन को हमने जब इनहराफ किया तो फिर वो जनाब क्या उसका नतीजा क्या हुआ। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर बंदा कहता है जी मेरा आईनी हक है जी, मैं असेंबली में रहूं ना रहूं, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि ये क्राइसिस इतना डीप होता चला जाएगा, सोसाइटी के अंदर डिवीजन वो जिसकी तरफ गारी साहब ने इशारा किया वो इतनी शार्प होती चली जाएगी कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं चाहेंगे। अब मतलब ये कि एक शख्स ने कह दिया जी कि मैं अमर बिल मारूफ के लिए खड़ा हूँ, और दूसरे वो भी कहते हैं जी हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। ये अमर बिल मारूफ के लिए खड़े होकर जंग कर रहे हैं। दोनों एक मुल्क के अंदर जो सहार नहीं सकता, ना उसकी मईशत का कोई हाल है, ना उसके बैरूनी ताल्लुकात कोई अच्छे हैं दुनिया के साथ, और वो अपने पाँव पे बड़ी मुश्किल से उससे अभी खड़ी जंग आपके मुल्क के अंदर शुरू होने वाली है। गली गली कूचे कूचे मोहल्ले मोहल्ले में जंग शुरू होगी। हर जगह ये जो टर्न कोर्ट्स हैं इनके खिलाफ नफरत फैल गई है, ये लोग इनका आएंगे। तो उसके बाद जो सूरत हाल अनारकी की तरफ जिसका, इसके अलावा अनारकी क्या होगी?
कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं रहता, आप कहते हैं जी मुझे एहतजाज का हक है, मैंने रोका है जी इसको, ये टर्न कोर्ट है, मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और हर बंदा अपना आईनी हक ही इस्तेमाल करते हुए आइन को तहबाला कर देता है। राइट्स जो होते हैं, राइट्स जिन्हें कहते हैं, एहतजाज जो होता है सड़कों पर, वो आईनी हक है, और जब वो हद से ज्यादा आईनी हक आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में ठीक है आरिफ साहब, ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक की है। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब कह सकते हैं ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी पहन लो, उनका लिबास उनकी मर्जी। जी लगाए सर, बल्कि मेरे मर्जी पे इसी फोरम पर ये मशवरा दिया था। जी चौधरी साहब आप बहुत कह के लगा रहे हैं, बड़ा बार बहाल है तो कह सकते हैं ना सर, मैंने सही कहा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो जो मर्जी पहने, उनकी मर्जी है कि वो सूट पहने या, लेकिन आज वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन है, इसलिए वो सूट पहन के आए हैं। जब वो हलफ बर्दारी में जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो अचकन पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, जो भी उनका दिल करेगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहरहाल आखिरकार वो बड़े एक तवील अरसे इस लाइन में रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन उनके बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा में थे, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब का नंबर नहीं। अब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ताहयात ना अहल हैं, इसलिए शहबाज शरीफ साहब का नंबर बड़ा क्लियर हुआ है और वो वज़ारत उज़्मा पर वो बराजमान है। अच्छा, चैलेंजेस के हवाले से लगारी साहब कुछ बात कर लेते हैं। हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं सर इस वक्त, जहाँ एक तरफ जो बड़ी एक अहम इम्पॉर्टेंट बात की, जिसमें हम भी बात कर रहे होते थे कि पोलराइजेशन की तरफ जो सोसाइटी जा रही है, एक ये, और दूसरा सर इस वक्त मुआशी सूरत हाल है। इंतखाबी इस्लाहात सर आवाम ने क्या करनी है? सबसे पहले तो जो मामलात हैं, जो इस्लाहात होनी चाहिए, वो तो सस्ता है, महंगाई जो है उसको कम होना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल से लेकर तो आटे तक हर चीज़ जो है वो सस्ती हो। तो लगारी साहब ज़ाहिर होगा क्या जब एक पार्टी है वो तहरीक इंसाफ वो मुस्ताफ़ी हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आएंगे, तो फिर आगे ये सूरत हाल चलेगी कैसे? मुमकिन तौर पर क्या होगा मामला? जो शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, अवाम के सरबराह हैं शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया शेख साहब। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला कर लिया इस्तीफ़ों का, तो आप भी सर इस्तीफ़े दे रहे हैं, और बाकी जो इत्तेहादी काफ लीग और GDA भी साथ हैं? मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ जी इमरान खान के साथ, और मैं समझता हूँ कि पहले हमें बहुत पहले दे देनी चाहिए, हमें इमरजेंसी भी लगानी चाहिए थी, हमें गवर्नर राज भी लगाना चाहिए था, हमें इस्तीफे भी देने चाहिए थे। और इस तरह तो नहीं हो सकता कि 16-16 अरब रुपए लूटें खाएं और पताशे वाले और मसाले वाले लोगों को ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग करें। और कल जिस तरह लोग निकले हैं, लोगों का हमसे ये मुतालबा है कि आप बाहर निकलें और छोड़ें इस असम्बली को। इतवार को फिर कॉल दी जाएगी और इनसे जंग होगी, सियासी पुरअमन जंग होगी, गली कूचे में जंग होगी, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के हालात होंगे। तो शेख साहब ये सारी असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे? शेख साहब अपनी बात करके जब वो ये कह रहे हैं कि जी अब जंग होगी और वो सड़कों पर होगी, ऐवान में नहीं होगी। लगारी साहब, काश ऐसी कॉल कश्मीर के लिए भी होती है और इसी तरह से लोग निकलते और निकल कर आते और पता चलता है कि जनाब किस तरह एहतजाज कर रहे हैं लोग कश्मीर के लिए। अच्छा किया है कि लोग इनके लिए आए। अब जो आपने पूछा कि रास्ते क्या होंगे, 3 रास्ते होंगे, या तो बाई इलेक्शन कर दिए जाएंगे जितनी सीटें खाली होंगी, या फ्रेश इलेक्शन होंगे, या अनारकी होगी। मैं पहले कह चुका हूँ, इन्हीं में से कोई रास्ता निकलेगा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। जब बाई इलेक्शन में जाएंगे या जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन इनकी तवक्को के मुताबिक नहीं होंगे, बहुत कुछ लेट हो जाएंगे, और वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो अब सूरत हाल तो इसी तरफ जा रही। तो लगारी साहब भी इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आएंगे और आप कह रहे हैं कि अगर मुमकिन तौर पर जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं मामलात, यहाँ इंतखाबी इस्लाहात की बात की जा रही थी, अब तमाम जमातें चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात हो, फिर तो जाना ही जाना है फ्रेश इलेक्शन की तरफ। जी, क्या इंतखाबी इस्लाहात अगर आपने इन्हीं हल्का बंदियों पर इंतखाबात करने, इन्हीं कवानीन के मुताबिक कराने हैं, तो फिर आप करा लें। फिर इनको एहतजाज करना, जुलूस निकालना आता है, बाकियों को नहीं आता है। बाकी सारे के सारे चुप करके हाथ धर के हाथ पर, भाई मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, खेल होता है तो खेल के उसूल भी होते हैं। ये नहीं होता है मैं हार गया हूँ इसलिए मैं नहीं खेलूंगा, ये होता ही नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं होता। इनको हार जाना था, हमने मानना था कि भाई ये हार गए। अभी 2018 के इलेक्शन में ये हारे थे, कैसे हारे थे? जैसे भी हारे थे और उन्होंने माना, हमने भी माना था। हमने कहा था कि जाकर वो बैठे, मौलाना अकेले थे जिस वक्त जो कहते थे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, रिजल्ट को नहीं मानेंगे। उस वक्त भी सियासी पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने यह फैसला किया था कि मानेंगे। वो माने और बैठे, और इनके साथ नहीं बैठने चाहते थे। पहले दिन कहा था कि ये सेलेक्टेड है, वो फिर बैठे। भाई अगर वो उस वक्त निकल पड़ते तो उस वक्त निकल सकते थे वो,
नहीं निकले। गेम के यही है कि जनाब जब आप सूरत हाल ऐसी है, आप सूरत हाल को ख़राब करने से बचने के लिए आपने देखा उस एकेडमी अवार्ड में 8, 10, 12 दिनों के बाद फैसला आया है। इतना खामोशी के बाद फिर उसने जाकर फैसला किया, उस बंदे ने कोई नहीं किया। फिर उन्होंने वाले इसमें को कहा कि भाई अब तुम जो है अब तुम्हारे ऊपर इतने वर्षों की पाबंदी लग दी है, वो बाद में हुआ। पहले आप जो हालात हैं उनको नॉर्मल करें। हालात तो नॉर्मल हैं, अगर आप भी इश्तियाल फैला रहे हैं सोसाइटी के अंदर तो सोसाइटी तबाही की तरफ जाएगी ना, और कहाँ जाएगी। चलिए लास्ट कमेंट आरिफ साहब का ले लेते हैं, फिर हमें ज़ाहिर ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म हो रहा है। आरिफ साहब अब क्या होगा? अभी 2 बजे का टाइम था, इजलास तो शुरू नहीं हुआ, 23वें वज़ीर आज़म का चुनाव था, उससे पहले इस्तीफे आना शुरू हो गए। ये हालात किस तरफ जाएंगे अब? जो हालात हैं वो गैर जमहूरी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जमहूरियत चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये जो रनिंग है सारी, ये कहना कि जी ये चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे तो फिर तो ये तो मामला कभी भी नहीं तय होगा। फिर तो ये है कि या तो लोग बिल्कुल इमरान खान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दें और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वरना तो और यानी इन सारे जो उनके साथी हैं ये चोर और डाकू नहीं हैं, ये बड़े ही नेक और पाक हैं और यानी इनका कोई माजी बेदाग है सबका, और कोई दाग नहीं है इसमें। चाहे फवाद चौधरी हो, ये शेख रशीद साहब हो, सारे सालेहीन हैं। और अगर ये सालेहीन ही मुंतखब होके आते हैं तो फिर इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती है। ये जमहूरियत को नुकसान होगा। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, लगाई साहब आपका भी शुक्रिया। फारूक एच नाइक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे ज़रा कानूनी राय ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फारूक साहब। ये सारा सूरत हाल चेंज हो गई है, मुस्ताफ़ी हो रही है, बल्कि हो चुकी है कई हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर अब आगे क्या सूरत हाल रहेगी? जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक है, जब तक स्पीकर साहब इन इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस्तीफा कहते हैं फाइनल नहीं होगा। अगर उन्होंने अपने चेयरमैन इमरान साहब को इस्तीफा दिया है, उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। वो कह रहे हैं नायक साहब, वो ये कह रहे हैं कि अपने इस्तीफे स्पीकर को देंगे, जो चेयर कर रहे होंगे कासिम सूरी साहब वो एक्सेप्ट कर लेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। देखिए जब वो एक्सेप्ट करेंगे ना, उसके बाद जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है, जब तक कि वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रहेंगे। और जब एक्सेप्टेंस अगर होगी, उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गई तो उनकी सीट वेकेंट हो जाएगी। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के नीचे बाई इलेक्शन करा सकती है, ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन सर वजीर आजम का इंतखाब तो फिर उस तरीके से नहीं हो पाएगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए तो आपको 172 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। हाँ। अगर असेंबली में 172 से ज्यादा लोग होंगे तो उनका क्या कहते हैं, उनका इलेक्शन हो जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर। बाकी लोग आए या ना आए, एब्सटेन करें, रिजाइन करें, जो भी उनकी मर्जी है, मगर इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड यू नीड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, जो कि इस वक्त 172 से ज्यादा चाहिए। सही। अच्छा नाइक साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर ये 100, 125 जो भी नंबर होता है इस्तीफ़ों का, तो उसके बाद सर नेशनल असम्बली के आम इंतखाबात आप समझते हैं वो नहीं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के मामला की जानिब बढ़ेंगे? जी हाँ जनाब, ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं क्योंकि बाकी लोग तो मौजूद है ना जी। मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली अभी तक होगी, जो हो सकता है कुछ जो अभी ये भी देखना है कि कितने लोग करते हैं कितने नहीं करते। ये भी तो टोटल तादाद भी तो जरा वक्त के साथ पता चलेगी ना, फिर ही फैसला हो सकेगा। मगर मैं समझता हूँ जितने भी लोग रिजाइन करें उसके लिए ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे हो सकते हैं। सर एक तो ये मामला है सर, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि आगे जब इंतखाब हो जाएगा, आपने कहा ये तो हो जाएगा 172 से ज़ायद वोटों के बाद, सर आगे जो इस्लाहात की बात की जा रही है सर वो कैसे होगी? फिर जब नंबर्स ही पूरे नहीं होंगे, लोग ही पूरे नहीं होंगे, तो इस मामले में क्या होगा? देखो जी, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, कानून का ताल्लुक है, वो अपनी जगह पर चलता है। अगर आप अदालत में कोई केस चल रहा है जी और मुलजिम जो है या मुद्दई है या मुद्दे अला है वो अदालत का बाइकआउट कर देता है, तो अदालत की प्रोसीडिंग नहीं रुकती है, अदालत की प्रोसीडिंग चलती रहती है क्योंकि वो कानून और आइन के मुताबिक चलेंगी। इसी तरह असेंबली की प्रोसीडिंग भी कानून और आइन के मुताबिक चलेंगी। इलेक्शन बाइकआउट करना, रेजिग्नेशन करने से इस तरह के ये सियासत के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। ये आप क्या कहते हैं, सियासी सोच नहीं है। अगर आपकी सियासी सोच है तो पार्लियामान के अंदर आप क्या कहते हैं जंग करें, पार्लियामान के अंदर आप क्या कहते हैं ऑपोजिशन में। बस सड़कों पर आना
ये मजहब लोगों का काम नहीं है क्या कहते हैं। इस तरह मैं समझता हूँ ये मुल्क के खिलाफ है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ है और आइन और कानून के भी खिलाफ है कि आप सड़कों पर आ जाए। लोग तंग होंगे अगर आप सड़कों पर आएंगे। देखिए जब आप रोड ब्लॉक हो जाती हैं, शाराएं बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग स्कूल नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं जा सकते, बेअंदाजा मुश्किलात पैदा होती हैं। जी सर। अगर आपने जो भी कानूनी और आईनी और सियासी जंग लड़नी है उसके लिए पार्लिमान है, और पार्लिमान सुप्रीम है। ठीक है, फारूक अजनाई साहब हमारे साथ ही आप सर रहिएगा। ऐवान में अरकान असम्बली की आमद शुरू हो चुकी है और आमद शुरू होने के साथ ही जो ऐवान का मंजर है नाजरीन वो कुछ यूं है कि वहाँ पर नारेबाजी की जा, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। कुछ अरकान असम्बली ने बैनर्स भी हाथ में उठाए हुए हैं और वो नारे लगा रहे हैं और उस पर ये लिखा हुआ है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो नामंजूर है। तो सुनवाते हैं कि ऐवान में क्या हो रहा है। वो आप देख रहे हैं जहां पर इंतखाब होने जा रहा है 23वें वज़ीर आज़म का। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पार्लियामान से मुकम्मल तौर पर इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है। तो सर आप समझते हैं कि आपकी जमात के 100-125 इस्तीफ़ों के बाद मामला आम इंतखाबात की जानिब जाएंगे? बिल्कुल, आम इंतखाबात जो है वो एक तो वक्त की नागुज़ीर ज़रूरत है, क्योंकि देखे ना जो हालात बन गए हैं, जिसमें पब्लिक सड़कों पे आ गई है, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को। मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत चल सकेगी और उसकी वजह है क्योंकि आप अगर आपने हुकूमत करनी है और चलानी है तो फिर आप पब्लिक के मैंडेट से आ जाएं, आप आवाम में जाएं, इलेक्शन हो, आप आ जाएं। अगर आप मेजॉरिटी पार्टी बनते हैं असेंबली में, आप अपनी हुकूमत जरूर बनाएं, लेकिन इस तरह से लोगों को खरीद कर, लोगों को दूसरों तरफ से तोड़ के और साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के हुकूमत बनाना, तो फिर अवाम ने। लेकिन फैसल साहब आपका नुक्ता तो ये है ना कि आपको ये वजीर आजम नहीं कबूल, जो अभी इमरान खान का भी आया कि भाई इतने अरबों के चार्जेस हैं, लेकिन वो तो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, आप ऐवान को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये क्या सही अमल होगा? नहीं ना, हम अगर मुकाबला भी करें तो उनके नंबर तो उन्होंने लेन देन करके पूरे किए हुए हैं ना। हाँ। तो हमारा तो इस तरह हमारा एक प्रोटेस्ट तो कम से कम रजिस्टर हो रहा है ना। हम तो हर जगह एहतजाज कर रहे हैं ना, हम तो पब्लिक की एहतजाज कर रहे हैं ना। कल आपने देखा कि किस तरह से खासतौर पे कराची में आपने देखा कि पहले कराची ने तो बहुत ही खुश कर दिया ना, जो अवाम निकली पाकिस्तान में और फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जिस तरह से बड़ी तादाद में निकले, अनप्रेसिडेंटेड, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और यही जज्बा, यही जुनून पाकिस्तान को बदल रहा है। तो इलेक्शन का आपने जो सवाल पूछा था उस पर वापस आऊंगा। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सूबाई असम्बलियों से भी क्या इस्तीफे दे रहे हैं आप? सिंध से, पंजाब से और KP की असम्बली भी आप खत्म कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे होंगे? ये डाका पड़ा है नेशनल असेंबली पे और ये डाका सिर्फ वहाँ पड़ा है और दे दिए। अच्छा, ये बात की जा रही है मकसूद चपड़ासी का जो है वो। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? फैसल साहब आवाज आ रही है? जी, ये बताएं। फिर मैं बनी गाला जा रहा हूँ, रास्ते में सिर्फ एक जवाब दे दें, एक जवाब दे दें। सदर आरिफ अलवी साहब क्या इस्तीफा देंगे या फिर वो हल्फ लेंगे, क्या होगा? ये मुझे नहीं पता जी, बॉक्स बिल्कुल नहीं पता है। अगर पता होता मैं फौरन आपको बताता, हरगिज़ नहीं पता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें फैसल साहब आपको पता होती हैं आपको बहुत करीब होते हैं आप बड़े फैसलों में भी, इसलिए आपसे पूछ रहे थे। फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।